हेलो टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल में। तो कल के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, कल नहीं मतलब 2 दिन हो गया गैप, एक तो सैटरडे को और देन संडे को कल का। तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने बहुत छुट्टी मना लिया होगा। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं वही जहाँ पे छोड़े थे। कहाँ छोड़े थे? पेप्टिकल से स्टार्ट करने वाले थे। बाकी सारा कॉन्स्टिपेशन इसके पहले लास्ट स्लाइड में कॉन्स्टिपेशन डील किया था हम लोगों ने। उससे पहले फिर डिहाइड्रेशन, उससे पहले फिर क्या था ऐसे डायरिया, फिर नोज़ एंड वोमिटिंग, ऐसे एक सीरीज चल रहा है हम लोगों का। आज हम लोग देखेंगे पेप्टिक अल्सर। अब यहाँ से मेन मुद्दा वाला चीज़ स्टार्ट है। क्या है? पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर क्या होता है? बेसिकली देखिए, अल्सर होना मतलब एक तरह से क्या, क्रैक होना आपके इंटरनल लेयर, जैसे म्यूकोसा जो लेयर है आपके स्टमक के अंदर जो लाइनिंग है म्यूकोसा के अंदर में, उसमें क्या होना, इंजुरी होनी, मतलब इंजुरी नहीं बोल सकते उसको, एक तरह से क्रैक होना उस स्पेस में। ठीक है, क्रैक होना। कैसे क्रैक होगा? तो आपका जो म्यूकोसा है, कैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका स्टमक है, मान के चलो ये स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक है, इसके अंदर क्या है, म्यूकोसा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये म्यूकोसा को एक प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का सब्सटेंस है, प्रोस्टाग्लैंडिन, सब्सटेंस नहीं बोल सकते, एक हार्मोन है प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि आपकी म्यूकोसा को हेल्दी रखता है। क्या करता है? म्यूकोसा को हेल्दी रखता है। अब किन्हीं कंडीशन से, कोई भी इटियोलॉजी में बताऊंगा आगे कितने इटियोलॉजी होते हैं और क्या किस किस से होंगे, ऐसे मैंने एक रफली आपको बता रखा है कल के स्लाइड में, लेकिन मैं फिर भी आज बताऊंगा अच्छे से सब चीज़। तो प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करता है, इफेक्ट करता है, और यहाँ पे जो ये म्यूकोसा है, जो लेयर है अंदर की लेयर है, इस लेयर को क्या करता है, डैमेज कर देता है। ये म्यूकोसा हर जगह ऐसे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, यही म्यूकोसा को क्या करता है, डैमेज कर देता है। इसमें या तो परफोरेशन हो जाएगा, परफोरेशन मतलब छेद, ठीक है, परफोरेशन होगा, तो परफोरेशन होने के बाद क्या होगा, इसमें छेद हो गया तो फिर मान लो अब छेद हो गया तो फिर फर्दर क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा वहाँ का, सेल्फ प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ है, एक वो कंडीशन है छेद होना। और छेद होने के बाद बहुत सारे साइड एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, इसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं, क्या क्या, आपको इंटरनल ब्लीडिंग होगी, है ना। दो कंडीशन में, ये अगर आपका स्टमक में हुआ, इसमें जे शेप में हुआ, तो इसमें वोमिट के थ्रू जो है आपका हेमेटेमेसिस जिसको बोलते हैं कंडीशन, उससे वोमिट से ब्लड निकल सकता है। अगर यही इंटेस्टाइन में, मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम में, 2 जगह मैंने कॉमन साइट बताए थे, जो कि फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम में 80% बताया था जहाँ तक मुझे याद है ना, और एक बताया था आपको यहाँ पे स्टमक के किस रीजन में, पाइलोरस रीजन में। ठीक है, लेसर कर्वेचर जिसको बोलते हैं, दूसरा नाम लेसर कर्वेचर पे है, उसको फर्स्ट ये पाइलोरस में। ठीक है, तो यहाँ पे और डुओडेनम में जहाँ ज़्यादा चांसेस है होने के। ठीक है, अगर यहाँ नीचे डुओडेनम में होते हैं तो ये आपका मेलिना के फॉर्म में निकलेंगे, मतलब जो स्टूल के साथ जो ब्लड आता है, यानी मतलब ओल्ड ब्लड जिसको मेलिना बोलते हैं, तो मेलिना के फॉर्म में निकलेगा ब्लड एक, और एक निकलेगा यहाँ से आपका वोमिट के फॉर्म में। ठीक है, इतना सीवियर केस हो सकता है, मतलब आपको आयरन डिफिशियंसी हो सकती है, एनीमिया, इस किसके कारण, पेप्टिक अल्सर के कारण। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, मज़ा आएगा। आइए देखते हैं। अपना चश्मा लगा ले, क्या हम चश्मा लगा लेते तभी मार्च साहब लगेंगे, है ना। चलो तो आ जाते हैं, छोड़ो चश्मा नहीं लगाने का। चलो स्टार्ट करते हैं। पेप्टिक अल्सर, सबसे पहले पेप्टिक का मतलब समझते हैं, लिखते चलिएगा आप लोग साथ साथ, जो लोग लिख रहे हैं, और जो नहीं लिख रहे हैं वो धन्यवाद दिल से उनको, नहीं लिख रहे हैं, है ना। चलिए, पेप्टिक, सबसे पहले पेप्टिक अल्सर और पेप्टिक 2 वर्ड है। पेप्टिक के बारे में बात करते हैं। पेप्टिक एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपका जो एचसीएल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, ए सरफेस दैट contact with डायरेक्ट HCl। ठीक है, HCl, डायरेक्ट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसके कांटेक्ट में रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, पेप्टिक। पेप्टिक कैसे बोलते, देखो ये हमारा है, मान लो ये भूल जाओ, यहाँ से स्टार्ट होता है स्टमक, है ना, यहाँ तक क्या होता है, पूरा एसिडिक रहता है, इंटेस्टाइन फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम, उसका धीरे धीरे फिर अल्कलाइन होता है, क्योंकि पैनक्रियाज का भी एंजाइम उसमें अल्कलाइन नेचर वाले इंक्लूड होते हैं, तो फिर अल्कलाइन उसका नेचर हो जाता है।
लेकिन आपका जो स्टमक है, स्टमक में क्या रहता है, गैस्ट्रिक कंटेंट जितने भी रहते हैं वो क्या एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब कि इसमें जितने कंटेंट है सब एसिडिक होते हैं, तो मतलब क्या ये डायरेक्ट कांटेक्ट है एसिड से इसका, तो वही लिखाया मैंने, है ना, समझ में आया। पेप्टिक का मतलब, पेप्टिक किसको बोलते हैं, ठीक है। अल्सर का देखो, अल्सर का मतलब क्या होता है, कैमरा चालू है ना, या यूं ही बोले जा रहे हैं, कैमरा मैन फोकस्ड करो, चलो। अल्सर का मतलब देखो, चलो अब अल्सर का मतलब देखो, अल्सर का मतलब क्या, इरोजन कहाँ पे हो रहा है, कौन सा मेम्ब्रेन में, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो लिख सकते हैं इरोजन इन म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है। तो देखो पेप्टिक अल्सर का मतलब समझ में आया, क्या समझ में आया, ये हमारा स्टमक है, ठीक है। अब इसके लेयर है म्यूकस, ठीक है, ये म्यूकस यहाँ तक रहता है प्रेजेंट, इसमें यहाँ तक एसिडिक रहता है पूरा, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक फुल्ली एसिडिक रहता है, HCl के कांटेक्ट में रहता है ये। अब इसी में से कहीं पे परफोरेशन हो गया कोई भी इटियोलॉजी के कारण, तो उसको हम लोग अल्सर में कंसिडर करते हैं, ठीक है। देखेंगे कौन कौन सी इटियोलॉजी होते हैं, अभी आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर की बात करते हैं, तो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, क्या टाइप्स, आपको भी हो गया क्या पेप्टिक अल्सर, नहीं पेप्टिक अल्सर देखना, ध्यान रखना, खैनी तंबाकू से बच के, गुटखा खैनी तंबाकू सब जान लेवा है, आज ही छोड़ो, छोड़ देना, नहीं छोड़ोगे तो फिर दुनिया छोड़ना पड़ेगा। चलो टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर, टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर में पहला अल्सर देखते हैं, इसोफिजियल, क्या इसोफिजियल, इसोफिजियल कौन से, लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस में होता है, इसोफिजियल लोअर पार्ट, इसके चांसेस कितने हैं होने के, बहुत कम, मिनिमम होता है ये 5%, ठीक है। चलो इसोफिजियल में देखो, ठीक है, मोस्ट कॉमनली एट लोअर इसोफेगस, कहने का मतलब देखो ये हमारा इसोफेगस फूड पाइप, यहाँ से हमारा स्टमक स्टार्ट है ना, मान के चलो सपोज दैट, अब यहाँ पे देखो ये लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस, इसको बोलते हैं लोअर, इसको बोलते हैं अपर। अब इसमें क्या होगा, अब एक जर्ड, क्या मैंने आपको बताया था स्टार्ट करने से पहले, GERD, जर्ड, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर या डिजीज, जो भी बोलो, मतलब आपका जो स्टमक का कंटेंट है कोई भी इटियोलॉजी के कारण क्या होगा, ये बाहर बार वोमिट करोगे, आप क्या करोगे, बाहर निकालोगे, माउथ से वोमिट करोगे। तो वोमिट करने के कारण क्या होगा कि जो आपका इसमें जितना एसिड सहने की क्षमता है, मतलब आपकी जो जे से बैग है स्टमक के, उतना हमारे इसोफेगस में सहने की क्षमता नहीं है। तो बार बार आप जब निकालोगे एसिड को इस रास्ते से, तो बार बार इरिटेट करेगा इसको। मैंने आपको बताया था शुरू में ही, डाइजेस्टिव सिस्टम में ही कुछ कुछ बताया था, अगर याद हो, आप लोगों ने देखा होगा मेरा लेक्चर, तो अभी आप रिलेट कर पा रहे होगे, बहुत अभी ईजी लग रहा होगा आपको समझने में, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसके कारण आपको इसोफेगस, लोअर इसोफेगस पार्ट में होता है, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस में, किससे, जर्ड के कारण। तो लिख देते हैं इट इज कॉज्ड बाय जर्ड, जर्ड बोले तो गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, ठीक है, गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, जर्ड के कारण। जल्दी से इसको लिखेंगे, नोट करेंगे, नोट करने के बाद फिर हम लोग दूसरा कॉमन पे चलते हैं, जिसको ये तो एकदम मिनिमम है, ना के बराबर है। मेन पार्ट क्या है, गैस्ट्रिक, जो कि गैस्ट्रिक में कौन सा, पाइलोरिक या लेसर कर्वेचर जिसको बोलते हैं, या डुओडेनल, फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम का, ठीक है। चलो
मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं, कोई नहीं। चलो 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 चलो, दूसरा नंबर पार्ट है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर किसको बोलते हैं? देखो, गैस्ट्रिक अल्सर एक टाइप का अल्सर है जो कि मैंने बताया आपको, किसको? पाइलोरस या लेसर कर्वेचर। तो मोस्ट कॉमनली एट, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा ही लिखेंगे, मोस्ट कॉमनली एट पाइलोरस रीजन, ठीक है, या लेसर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर किसको बोलते हैं? ठीक है, ये वाला जो रीजन है इसको लेसर कर्वेचर बोलेंगे। सॉरी, ये नहीं, ये डुओडेनम हो गया यहाँ तक, ठीक है, लेसर कर्वेचर बोलते हैं, कर्वेचर, ठीक है। कर्वेचर CURVATURE, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा स्पेलिंग तो कर्वेचर का स्पेलिंग हुआ है, ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर मोस्ट कॉमन है कहाँ पे? लेसर कर्वेचर। अगर इसका चांसेस की बात करें तो 15% होता है, कितना? 15%, ठीक है। उसका तीसरा अल्सर देखेंगे जो सबसे कॉमन, मैलिग्नेंसी भी सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है, मतलब कैंसर, कौन सा? डुओडेनल, डुओडेनल अल्सर, इसको लिखो। इसका चांसेस 80% मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। 80%, सपोज 80%, क्योंकि 15% ये हो गया, 5% वो हो गया, तो ये कितना हो गया? 80%, ठीक है। चलो 80%। अब डुओडेनल, नाम में ही है डुओडेनम, तो ये कहाँ होता है? मोस्ट कॉमनली एट, मोस्ट कॉमनली एट फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम, ठीक है। मोस्ट कॉमनली एट फर्स्ट पार्ट ऑफ डुओडेनम, ठीक है। और एक और लिख सकते हो, क्या है ये? सबसे ज़्यादा होता है, तो मोस्ट कॉमन साइट लिख सकते हो, है ना, कॉमन साइट ऑफ पेप्टिक अल्सर। ये क्या है? मोस्ट कॉमन साइट है किसका? पेप्टिक अल्सर का। ओके ओके ब्रो, चलो देखो, पेप्टिक अल्सर है। आप बताओ क्या क्या इस चीज़ में, अगर किसी को पेप्टिक अल्सर हो जाता है तो क्या क्या परहेज कर सकता है, किन किन चीज़ों से बच सकता है? तो बेसिकली जो भी आपके भाई बंधु होंगे जिनको भी अगर ऐसा कोई सिस्टम हो गया हैंग उनका, तो क्या करना, उस सिस्टम से बचाने के लिए उनको, अगर फूफू वाली होगी, हीरोगिरी वाली आदत, तो उनको छुड़ानी पड़ेगी। और चाय वाय तो एकदम भूल ही जाओ। और एक चीज़ है, ये सब चीज़ अगर बीमारी आपको नहीं चाहिए तो सुबह सुबह उठो और मस्त खा पी के निकलो घर से, जितना खा सको एकदम भरपेट खा लो, खाली एम्प्टी स्टमक नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि HCl का सिक्रेशन होगा ज़्यादा, फिर क्या करेगा, यही सबसे मेन कारण क्या है? HCl का सिक्रेशन होना। HCl ज़्यादा सिक्रेट कर रहा है, उसके कारण ही तो अल्सर हो रहा है। कोई भी टियोलॉजी हो, लेकिन फंक्शन तो एक ही है कि HCl का सिक्रेशन हो रहा है, उससे हो रहा है आपका अल्सर। तो एक चीज़ याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? खाओ पियो मस्त रहो, खुश रहो। चलो, तो डुओडेनल अल्सर लिख लिया। अब इटियोलॉजी की बात करते हैं। क्या इटियोलॉजी? तो बेसिकली एक प्राइमरी इटियोलॉजी की बात करेंगे, जो मतलब नॉर्मल इटियोलॉजी होता है, और एक कंडीशन की अगर बात करें, कुछ 2-3 डिजीज कंडीशन की बात देखेंगे हम लोग, 4 टोटली देखते हैं। KES, चलो इसको जल्दी से लिखो, जल्दी 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 जल्दी, डोंट डू स्लो, जल्दी चलो, छोड़ो लिख ही लिया होगा। अब देखो, कॉजेज या इटियोलॉजी की अगर बात करें, मतलब किस कारण से होता है ये पेप्टिक अल्सर। देखो, एक H. पाइलोरी जो है, हेलिकोबैक्टर, सबका कारण जड़ यही है, H. पाइलोरी।
अब एच पाइलोरी को देखते हैं। एच पाइलोरी में जो होता है वो क्या करता है, सिक्रेशन को इंक्रीज करा देता है HCl के, ठीक है। कॉजेज, इटियोलॉजी की अगर बात करें, कॉजेज या एटियोलॉजी, याद रखना कॉजेज को ही एटियोलॉजी बोलते हैं मेडिकल टर्म में, ठीक है। पहला देखेंगे एच पाइलोरी। एच पाइलोरी का फुल फॉर्म हेलिकोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या है, ग्राम निगेटिव होता है ये बैक्टीरिया, ठीक है। ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम मैंने नहीं लिखा है, निगेटिव से समझ जाना कि ग्राम निगेटिव है ये एच पाइलोरी। एक कारण ये है एच पाइलोरी का जो कि आपको क्या कराता है, पेप्टिक अल्सर कराता है। दूसरा आप लिख सकते हो स्मोकिंग, अल्कोहल, टी लिख सकते हो, हाँ चाय वाय, चाय पानी, ठीक है। कैफीन, कैफीन में ही आ जाता है, कॉफ़ी, कैफीन लिख दो, सोचो उतना, कैफीन, ठीक है। टी, कैफीन, ओके। अब देखो ड्रग में कुछ कुछ स्पेसिफाइड ड्रग होते हैं, जैसे एनसेड्स हो गए, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एनसेड, ठीक है। एनसेड से भी होता है, एनसेड से, एनसेड का भी है साइड इफेक्ट, एनसेड को किसी को चल रहा है तो उसका भी साइड इफेक्ट पेप्टिक अल्सर होता है। एनसेड हो गया, स्टेरॉयड हो गया, ये सारे ड्रग्स है। उसके बाद स्ट्रेस, उसके बाद बहुत सारे हो सकते हैं, स्पाइसी फूड, मसाला वाला, देखो स्पाइसी फूड लिखा है। स्ट्रेस में बेसिकली दो तरह के आते हैं, कौन कौन से, एक तो आपके आते हैं कुशिंग और एक कर्लिंग। स्ट्रेस में क्या क्या होता है, कुशिंग, समझाते हैं मतलब क्या होता है इसका, कर्लिंग। देखो कुशिंग कहने का मतलब क्या, कुशिंग कहने का मतलब कि कुशिंग जैसे किसी भी तरह का आपको इंजरी हुई, हेड इंजरी, ठीक है, जिसके कारण आपका क्या हुआ, आईसीपी बढ़ गया, क्या, इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज किया, कोई भी ट्रॉमा के कारण आईसीपी इंक्रीज किया। अब जैसे आईसीपी इंक्रीज करेगा तो एक वेगस नर्व होता है आपके पास, क्या होता है, वेगस नर्व, क्या होता है, वेगस नर्व, जो कि सिक्रेशन का काम करवाता है स्टमक में, जो क्या करता है, HCl का सिक्रेशन इंक्रीज कर देता है। अब ज़्यादा सिक्रेशन इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, इसको कुशिंग बोल सकते हैं। वेगस नर्व क्या करेगा, आपका HCl के सिक्रेशन को इंक्रीज कराएगा। आईसीपी जैसे इंक्रीज हो, कोई भी ट्रॉमा के कारण चाहे कुछ के कारण आपका अगर आईसीपी इंक्रीज होता है तो वेगस नर्व ज़्यादा स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेट होने के बाद क्या करेगा, HCl का सिक्रेशन बढ़ा देगा। HCl का सिक्रेशन जैसे बढ़ाया, स्टमक में ज़्यादा HCl हुआ तो फिर तो रीज़न आ ही क्या, पेप्टिक अल्सर का। एक कर्लिंग हुआ, जैसे बर्न का पेशेंट है, कर्लिंग में बर्न में ही आता है, जैसे बर्न हुआ पेशेंट को कहीं भी हाथ पैर जला, ठीक है, उसके कारण क्या हुआ, पेशेंट हाइपोवोलेमिया में गया, क्या, हाइपोवोलेमिया में, हाइपोवोलेमिया मतलब फ्लूइड, हाइपोवोलेमिया होगा, ठीक है। हाइपोवोलेमिया में देखो क्या होता है, फ्लूइड की अगर उसके बॉडी में डिफिसिट हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ब्लड की कमी हो जाएगी, तो ब्लड क्या होगा, जो म्यूकोसा का जो लेयर होगा, क्या होगा, यहाँ ब्लड तो चाहिए ना, इसमें म्यूकोसा में ब्लड तो चाहिए ना यहाँ पे। अब यहाँ पे ब्लड नहीं आएगा, सूखा रहेगा, ड्राई, कहीं पे आप पानी मत नहीं डालो तो क्या होता है, और दरार पड़ जाती है। तो यहाँ पे जैसे ब्लड नहीं आएगा, ये सूखा रहेगा, तो यहाँ दरार होने के कारण क्या, फट जाएगा यहाँ का लेयर, तो फिर वो परफोरेशन हो गया कि नहीं हो गया, है ना। दैट्स इट, वही चीज़ें हैं। समझ में आया, इतना हो गया। लेकिन मोस्ट कॉमनली इसी को याद रखना है कि एच पाइलोरी ज़्यादातर चांसेस में होते हैं। ये सब स्मोकिंग, अल्कोहल भी है, लेकिन एच पाइलोरी के कारण ज़्यादा होता है, ठीक है। ये तो पहला कॉजेज़ हो गया। अब दूसरा कॉजेज़ की अगर बात करें, दूसरा कॉजेज़ में क्या देखते हैं हम लोग, तो बढ़िए आगे आइए देखते हैं, लिख लिए आप लोग, जल्दी से इसको लिख लीजिए। दूसरा कॉजेज़ की अगर बात करेंगे, सेकेंडरी कॉजेज़, तो उसको हम लोग देखते हैं, जल्दी से आइए। दूसरी कॉजेज़ की अगर बात करें तो एसोसिएटरी कॉजेज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एसोसिएटरी कॉजेज़,
एसोसिएटरी कॉज, वो पहला प्राइमरी था, ये क्या था एसोसिएटरी, वहाँ प्राइमरी ऊपर लिख देना, हेडिंग दे देना, देना होगा तो ठीक है। पहला लिखते हैं ZES, क्या जॉलिंगर, ई से ई फॉर क्या हो जाएगा एलिसन, नाम इतना खतरनाक है लेकिन घबराना नहीं है, बहुत कुछ ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम, क्या ये एक डिसऑर्डर है, इसके कारण भी पेप्टिक अल्सर हो सकता है। क्या है जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम, क्या है सिंड्रोम। अब देखो जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम में होता क्या है, देखो ये हमारा स्टमक है, ओके बाबू लोग, मान के चलो ऐसा होता नहीं है, छोड़ो तुम लोग भी क्या याद रखोगे, लो खुश, ठीक है। ये हमारा स्टमक है, खाली स्टमक है। अभी ये मत बोलना कि उससे ज़्यादा तो मोटा ही इंटेस्टाइन ही है स्टमक से ज़्यादा, तो कोई बात नहीं, लो फिर से बना देते हैं, एकदम सूखा पोलियो वाला इंटेस्टाइन बना दिया है ना। देखो ये हमारा स्टमक है, अब इस स्टमक में यहाँ पे एक जी सेल प्रेजेंट होता है, क्या होता है गैस्ट्रिन, आपको नाम बताया था गैस्ट्रिन, जी सेल, जो कि गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करता है ना। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पढ़ाया था, किसमें स्टमक में, उसके जितने भी ग्लैंड्स थे जो भी सिक्रेट करते थे, मैंने आपको एक लिस्ट बताया था कि क्या क्या कैसे कैसे कौन ग्लैंड कौन सिक्रेट करता है। अगर नहीं याद तो जाओ पीछे जाओ, लेक्चर स्लाइड करो पीछे, वहाँ याद आ जाएगा। तो जी सेल होता है, क्या होता है, अब इस जी सेल में क्या होगा है ट्यूमर हो जाता है, क्या होता है ट्यूमर, उस जी सेल में क्या होगा ट्यूमर हो जाएगा, तो ट्यूमर इन जी सेल। अब जी सेल में ट्यूमर हो गया तो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा किसका, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन का सिक्रेशन जैसे ज़्यादा हुआ, गैस्ट्रिन में HCl भी रहता है, ठीक है, HCl गैस्ट्रिन क्या HCl का सिक्रेशन करता है ना गैस्ट्रिन, ठीक है। तो जैसे HCl का फिर वही बात आ गया, HCl जैसे इंक्रीज करेगा तो क्या होगा पेप्टिक अल्सर, है ना। ज़्यादा औकात से ज़्यादा कोई काम कर लेता है कोई, तो होता है ना, बाद में प्रॉब्लम होती है ना, तो वही चीज़ है, ये औकात से ज़्यादा जब HCl सिक्रेट कर लेगा तो इसको प्रॉब्लम हो जाएगा फिर, है ना। तो चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, डायग्राम वायग्राम बनाना है बना लो जल्दी से। जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम बोलते हैं इसको, फिर हम लोग दूसरा आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, चलो इसको मिटा के दूसरा वाला देखते हैं हम लोग। दूसरा वाला याद है, कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज़ हो गया, वही जो मैंने बताया कुशिंग वाला, वैसा ही होता है, ठीक है। ऐसे मैं अब डिटेल में बताऊंगा, इस चीज़ को पढ़ाऊंगा, कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज़ में क्या डिफरेंस होता है। अभी बताने चला तो लेट हो सकता है, लेकिन याद रखो, अभी नाम इसका याद रख लेना, कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज़। दूसरा वाला कुशिंग सिंड्रोम एंड कुशिंग डिजीज़, कुशिंग डिजीज़, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम एंड कुशिंग डिजीज़, DISEASE, ठीक है, डिजीज़, कुशिंग सिंड्रोम एंड कुशिंग डिजीज़। उसका था हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का क्या देख लेंगे जल्दी से। देखो इसमें क्या होता है, ये हमारा फिर से वही है स्टमक जैसे मान के चलो, ठीक है। देखो एक चीज़ होता है इसमें, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में एक PTH नाम का एक सब्सटेंस, PTH नाम का एक फंक्शन होता है। देखो PTH जो फंक्शन करता है क्या, आपके कैल्शियम को ट्रेवल कराता है कहाँ से कहाँ तक, बोन से ब्लड तक। किसको, बोन से ब्लड तक। तो देखो बोन से ब्लड तक क्या करता है, कैल्शियम को भेजता है। और एक कैल्सीटोनिन करके है, कैल्सीटोनिन जो कि ब्लड से बोन तक घुमाता है कैल्शियम को, ठीक है, कैल्शियम को ट्रेवल कराता है, ठीक है। अब यही कैल्शियम क्या हुआ PTH के केस में, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में बोन से बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या हो रहा है, कैल्शियम ब्लड में जा रहा है। क्या जा रहा है, कैल्शियम ब्लड में जा रहा है। अब इसके अंदर भी क्या है, ब्लड की लाइनिंग है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग है ना। अब इसमें क्या हुआ, कहीं भी ब्लड वेसल एक छोटा सा है, ठीक है। अब इस ब्लड वेसल में क्या हुआ, वो कैल्शियम जो कि बोन से कहाँ आ रहा है, ब्लड में आ रहा है। क्या हो रहा है,
बोन से कहाँ रहा, ब्लड में। अब कहीं एक जगह ये स्टक हो गया, ब्लॉक कर दिया आपके वेन को या आर्टरी को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, और बेसिकली आर्टरी को ही। तो अगर ब्लॉक कर दिया तो फिर ब्लड इस रीजन में आएगा नहीं, ब्लड नहीं आएगा तो फिर वही है, ड्राई जहाँ होगा, सूखा होगा, क्या होगा, क्रैक पड़ जाएगा। तो वही चीज़ें हैं, ब्लॉक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ड्राई म्यूकोसा क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया, वीडियो रिवर्स करो, बहुत ईजी है, स्लो स्लो बता रहा हूँ इसीलिए, ताकि इजीली समझ में आए कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलेंगे आगे फिर, एक और इसमें लिख ही देते हैं, मल्टीपल लास्ट वाला ये एंडोक्राइनल न्यूप्लेजिया। देखो न्यूप्लेजिया अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा तो घबराओ नहीं, पैथोलॉजी में पढ़ाएंगे हम लोग। न्यूप्लेजिया मतलब देखो इसमें बहुत तरह का, हाइपरप्लेजिया, ठीक है, हाइपरट्रॉफी क्या होता है, सेल का, ये सारे कंडीशन में बता रहा हूँ मैं कि सेल का किसी में साइज इंक्रीज कर जाता है और सेल का शेप इंक्रीज कर जाता है, सॉरी नंबर, शेप नहीं, साइज, शेप एंड साइज तो वही हो गया, सेल नंबर, ठीक है। ये सारे पैथोलॉजी के टर्म है, पढ़ना है हम लोगों को इन्फ्लामेशन से पहले ही, ठीक है। तो ये सारे, किसी में सेल का साइज इंक्रीज कर जाएगा, किसी में सेल का नंबर इंक्रीज कर जाता है, तो ये घबराना नहीं है, अभी नाम बस याद रखो सबका, धीरे धीरे सब कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलो अब देखो ड्रग ऑफ चॉइस की बात करेंगे, मैनेजमेंट की पहले बात कर लेते हैं क्या। चल इसको मिटा दिया, ठीक है। तो आगे मैनेजमेंट आज ही करा दे या कल करा दे, कल कराते हैं मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट लंबा है, बहुत सारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिखाएंगे आपको, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में जैसे पैन 40 ये सब आप दवा खाते हो उसका मैकेनिज्म भी बताएंगे साथ साथ। देन आपको रैनिटिनिन जो H2 हिस्टामिनिक H2 ब्लॉकर, जिसको हिस्टामिन ब्लॉकर बोलते हैं, उसको भी बताएंगे कि उसका कैसे फंक्शन होता है, कैसे H2 ब्लॉकर काम करता है, कैसे आपके सेल को सिक्रेशन को कम करता है H2 ब्लॉकर, ठीक है। तो वो सब समझाएंगे, फार्मा को साथ में लेके चलेंगे किसके, MSN में, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, तो अभी के लिए रहने देते इतना ही, तब तक आप लोग देखिए, या नहीं आज रहने देते हैं क्योंकि उसमें फिर काफ़ी वक्त लगेगा, और वक्त लगने का है कि फिर वीडियो लंबा हो जाता है, तो एटलीस्ट कम से कम सिर्फ 3-4 मैकेनिज़्म बताने में ही मुझे 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। हिस्टामिन हो गया, प्रोटॉन पंप हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में फिर, बाय बाय सबको।